नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आरबीएस के कार्यक्रम की गतिविधियों के बारे में चर्चा करेंगे। आरबीएस के कार्यक्रम में सर्वप्रथम माइक्रो प्लान की चर्चा होती है। तो माइक्रो प्लान से ही कार्यक्रम की शुरुआत होती है और माइक्रो प्लान में सबसे पहले इस माइक्रो प्लान बनाने में बीपीएम सहयोग करते हैं। बीपीएम टू फैसिलिटेट preparation of micro plan as per specified template and block MO to review the micro plan। तो माइक्रो प्लान बनने में उसको सहयोग करेंगे बीपीएम बनवाने में, और उसके बाद जो अधीक्षक या प्रभारी चिकित्सा अधिकारी होंगे उसको समीक्षा करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे। रिव्यू के बाद जैसा कि मैं पूर्व में ही डिस्कस कर चुका हूँ कि इसके लिए माइक्रो प्लान के लिए 1000 रुपये आता है, जिसमें माइक्रो प्लान बैठक के नाम से है। तो उसमें जब माइक्रो प्लान तैयार हो जाएगा तो माइक्रो प्लान टीम के साथ शेयर किया जाएगा। टीम के साथ माइक्रो प्लान शेयर करने के साथ साथ इसको सीडीपीओ कार्यालय और एवीएसए कार्यालय में भी शेयर किया जाएगा। साथ ही एएनएम और आशा को भी इससे अवगत कराया जाएगा। जब सभी लोगों के पास इसके माइक्रो प्लान पहुंच जाएंगे तो अब हम चर्चा करते हैं कि टीम क्या करेगी। जब टीम के पास माइक्रो प्लान आ गया तो टीम क्या करेगी। टीम मंडे टू फ्राइडे, मान लीजिए कि विजिट प्रोग्राम लगा हुआ है, तो उससे पहले जो सैटरडे रहता है, जो क्लिनिक डे रहता है, क्लिनिक डे पर बैठे और पूरा जो मंडे टू फ्राइडे का जो भी स्क्रीनिंग होना है, जिस डेट को जिस भी सेंटर पर, उसकी सूचना संबंधित सेंटर को उपलब्ध करा दें। इससे क्या होगा कि 2 दिन पूर्व सूचना रहना ज़रूरी है, लेकिन हम जब साप्ताहिक शनिवार को क्लिनिक डे के दिन सभी लोग बैठेंगे अपने चैम्बर में, वहीं से संबंधित आंगनबाड़ी को या संबंधित स्कूल में इसकी सूचना दे देंगे कि अगले सप्ताह उक्त तिथि को या इस जो भी तिथि हो आपके यहाँ स्वास्थ्य परीक्षण है। टीम नियत तिथि पर समय से सेंटर पर स्वास्थ्य परीक्षण के लिए पहुँचेगी। वहाँ पर आशा, एएनएम आंगनबाड़ी सेंटर पर जा रही है मान लीजिए, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, सहायिका मौजूद रहेंगे। जो आशा रहेगी, आशा मोबिलाइज का काम करेगी, जो बच्चे रहेंगे उनको बुलाएगी। जो सहायिका रहेंगी वो बच्चों को बुलाएंगी। एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री टीम का सहयोग करेंगी सेंटर पर। जैसे टीम में 4 मेंबर हैं, 2 डॉक्टर्स हैं, 1 पैरामेडिकल्स, 1 नर्सिंग स्टाफ हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस पर किसका क्या वर्क है। तो जैसा आप लोग अवगत ही होंगे कि डॉक्टर्स जो है स्क्रीनिंग, जो 4D है उसकी स्क्रीनिंग का कार्य करेंगे, और जो पैरामेडिकल्स और नर्सिंग स्टाफ है एंथ्रोपोमेट्री का कार्य करेंगे। एंथ्रोपोमेट्री क्या होता है? एंथ्रोपोमेट्री में आपका जैसे मानव आकृति की संरचना का अध्ययन, या दूसरे शब्दों में हम सही समझाएं तो हाइट लेना, वेट लेना, मिड आर्म सर्कमफेरेंस लेना, हेड सर्कमफेरेंस मेजरमेंट करना, ये सब चीज़ें आपके एंथ्रोपोमेट्री में आती हैं। साथ ही पैरामेडिकल्स एवं नर्सिंग स्टाफ का कार्य आपके रजिस्टर को मेंटेन करना भी है, कि आपका जो रजिस्टर है उसको मेंटेन भी पैरामेडिकल ही करेंगे। वहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण की जो है टीम इंचार्ज नेतृत्व करता है। जो भी टीम इंचार्ज रहता है वो टीम का नेतृत्व करेगा, और किससे, कौन से मेंबर से कौन से कार्य लेने हैं, अपने विवेक से, अपने सुविधा अनुसार, कि इस कार्य से कार्य प्रभावित नहीं होगा, सभी के योग्यता को पहचानते हुए वो टीम इंचार्ज सभी से कार्य लेगा। क्योंकि जब वहाँ पर आप पहुँचेंगे तो वहाँ बहुत से कार्य होंगे,
वहाँ हाइट लेना होगा, वेट लेना होगा, मिड आर्म सर्कमफेरेंस, हेड सर्कमफेरेंस मेजरमेंट करना होगा, बीपी लेनी होगी, विजन लेना होगा, कार्ड भरना होगा, रजिस्टर एंट्री होनी होगी। और जो चिकित्सक कहेंगे, चिकित्सक जिसको समझेंगे कि जिसको हीमोग्लोबिन की जांच करने की ज़रूरत है, उनकी हीमोग्लोबिन की जांच भी होगी। और ये डॉक्टर्स जो है विचार करेंगे कि इसकी हीमोग्लोबिन की जांच करनी है, करानी है, उसकी हीमोग्लोबिन की जांच कराएंगे। तो ये टोटली जो है कर्मियों के योग्यता के अनुसार टीम इंचार्ज सारे लोगों से कार्य को समन्वय बनाते हुए एकजुटता के साथ सभी कार्य करेंगे। और जितने भी स्क्रीनिंग और एंथ्रोपोमेट्री का कार्य है वहाँ पर कंप्लीट करेंगे। अब मान लीजिए कि सेंटर पर कुल 90 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण हो चुका है। 90 बच्चों में आपको 9 बच्चे ऐसे मिले जो बीमार थे। उसमें 5 बच्चों का आपने ऑन स्पॉट ट्रीटमेंट कर दिया, उनको वहाँ पे दवाएं दी और वो उसी दवा से ठीक हो सकते हैं। और 4 ऐसे बच्चे मिले जिनका आपको रिफ़र करना है। उसमें ये भी हो सकता है कोई प्राइमरी पे रिफ़र हो, कोई सेकेंडरी हो, टर्सरी भी रिफ़र हो। तो अब जितने भी बच्चे रिफ़र हैं उनके पिता का नाम और मोबाइल नंबर आप ज़रूर रजिस्टर में एंट्री कर लें, क्योंकि बिना मोबाइल नंबर के आप उन्हें ट्रैक नहीं कर पाएंगे। और जब ट्रैक नहीं कर पाएंगे तो आप फॉलोअप कैसे करेंगे। मंडे टू फ्राइडे आप लोग विजिट करेंगे और सभी को सूचना देते हुए समय से पहुंचेंगे। इस 5 दिन में सोमवार से लेकर शुक्रवार तक में मान लीजिए आपको 24 बच्चे ऐसे मिले जो रिफर्ड किए गए हैं। अब ये 24 बच्चे जो प्राइमरी सेंटर पर रिफ़र किए गए हैं और जो सेकेंडरी और टर्सरी भी रिफ़र किए गए हैं, आप लोग शनिवार को अपने सेंटर पर आएंगे, सीएससी पर या पीएससी पर, जो भी आपकी ब्लॉक पीएससी या सीएससी है उस पर आएंगे। सुबह जो सभी लोग एटीएम इंचार्ज की जिम्मेदारी होगी कि सभी को ये जिम्मेदारी दे दें कि कौन सा बच्चा कहाँ पर रिफर्ड है और उसकी अनुसार उसको जो संबंधित बच्चों के पेरेंट्स का नंबर है उस पर वो बात करेंगे। और बात करने के बाद उन्हें फॉलोअप के लिए अपने सेंटर पर या सेकेंडरी टर्सरी हो तो उन्हें जिला चिकित्सालय, एनआरसी या मेडिकल कॉलेज जहाँ पर भी रेफ़र किया है वहाँ पर ले जाने के लिए उन्हें फ़ोन करेंगे और उन्हें बुलाकर उस जगह पर ले जाएंगे। आप जिस भी सेंटर पर जाएंगे फॉलोअप के दौरान, आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जा रहे हैं तो जो वाहन आपके साथ अनुबंधित है उस वाहन का उपयोग करेंगे आप, क्योंकि होता यह है कि लोग वाहन का उपयोग करते नहीं हैं। सैटरडे के दिन वाहन आता नहीं है कि आज भी इसका विजिट डे है नहीं तो आज नहीं आएंगे, लेकिन नहीं, आप जो नियम तो ये है कि बच्चे को वहाँ से बुलाकर गाड़ी लेके आएगी। उन जहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण आप किए हैं 24 बच्चे हैं तो गाड़ी जाएगी और उस क्षेत्र में 2 गाड़ी है, एक क्षेत्र 2 क्षेत्र में जाके जो वहाँ पे जो भी संबंधित बच्चे हैं उनको लेके सीएससी पर आएगी आपके, और वहाँ से बच्चों को फिर जाके छोड़ेगी। गाड़ी का कार्य ये है, 1000 किलोमीटर चलना है उसको। अगर 1000 किलोमीटर नहीं चलता है तो उसका पेमेंट नहीं होना है। तो ऐसा नहीं है कि शनिवार को गाड़ी नहीं चलेगी, शनिवार को गाड़ी चलनी है। ज़रूरत पड़ने पर उसको सेकेंडरी टर्सरी के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना है तो उसी गाड़ी से आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उन बच्चों को लेके जाएंगे। अगर कोई भी गाड़ी ड्राइवर मालिक या गाड़ी ड्राइवर इस हेतु मना करता है तो आप अपने सीएमओ, डीपीएम एवं डीईआईसी मैनेजर से इस संबंध में आप चर्चा कर सकते हैं। अगर वहाँ पर भी कोई इस संबंध में सुनवाई नहीं होती है तो जीएम आरबीएस के सर को उनके ईमेल आईडी पर एक लेटर आप सामूहिक भेज सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप अपने अधीक्षक और डीपीएम, डीआईसी मैनेजर और सीएमओ से इस संबंध में चर्चा करिए। अगर अधीक्षक आपके इसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं तभी आप, क्योंकि एक स्टेप होता है, आप पहले अधीक्षक से चर्चा करेंगे, फिर आपके डीआईसी मैनेजर हो गए, डीपीएम हो गए, सीएमओ हो गए, तो उसके बाद ही जब आपका
कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो रही है तो जीएम सर के पास आप जा सकते हैं। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि जो ये हम बच्चे आए और उन लोगों का जो रिफ़र हुआ, मान लीजिए 24 में आपके 20 बच्चे ही आए और बच्चे 4 बच्चे नहीं आए, तो उनको आप एक रजिस्टर ऐसा बनाएंगे, उसमें रजिस्टर में एंट्री करेंगे कि जो संबंधित उनका नंबर है, इस नंबर पर फ़ोन किया गया और इस नंबर से क्या रिस्पॉन्स मिला, वो कब आएंगे, नहीं आएंगे, कैसा रहा, उसकी एंट्री आप ज़रूर करेंगे, जिससे किसी के भी निरीक्षण के दौरान ये पता चल सके कि आपका 100% फॉलोअप या टर्नअप बच्चों का क्यों नहीं हुआ है। तो 24 में जो आपके 24 बच्चे हैं, 24 के 24 की आपको पूरी रिकॉर्ड रखना होगा कि कितने बच्चे आए थे, कितने नहीं आए थे और नहीं आए थे, क्यों नहीं आए थे और क्यों नहीं आए, और अगर उसमें आपने क्या क्या प्रयास किया है वो एंट्री करेंगे कि इस डेट को इतने बज के इतने मिनट पर इस नंबर पर हमने संबंधित को फ़ोन किया था, उधर से मना किया गया या क्या किया गया, वो सारी सूचना आप उस रजिस्टर में एंट्री करेंगे और टीम इंचार्ज साइन करते हुए जाके उसी दिन अधीक्षक को इससे अवगत कराएंगे और अधीक्षक साहब इस पर जो है उनका काउंटर साइन अधीक्षक साहब के भी नीचे साइन लेंगे। उसके बाद अगर वहाँ से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसका सेकेंडरी और टर्सरी होता है, वहाँ पे डीआईसी के पास आप इसको लेके जाएंगे। अगर डीआईसी मैनेजर वहाँ पे हैं, अन्य डॉक्टर्स होते हैं, एमबीबीएस, बीडीएस और कई डॉक्टर्स होते हैं, वहाँ पर आप लेके जाएंगे। अगर वो उनके सर्जरी होनी है, जो भी होनी है, वहाँ पर उसकी सूचना देंगे। तो आप जितने सेकेंडरी और टर्सरी के रिफर्ड बच्चे हैं उनका एक लाइन लिस्टिंग अलग से करेंगे कि इतने बच्चों का हमने सेकेंडरी और टर्सरी रिफ़र किया है, जिसमें इतने बच्चों को इस डेट को डीआईसी में जो है पहुंचाया गया। अब वहाँ पर क्या एक्टिविटी हुई उसका फॉलोअप के 3 फॉलोअप कॉलम आप ज़रूर छोड़ देंगे रजिस्टर में कि इसमें क्या क्या कॉलम होने हैं। अब आगे हम लोग जब डिस्कस करेंगे कि जब वहाँ से रिफ़र होके आया, जैसे एनआरसी पे हुआ, तो एनआरसी का भी जो बच्चा वो सेकेंडरी में आएगा तो उसको आप ज़रूर डीआईसी मैनेजर को बता देंगे। क्लब फूट हो गया, क्लब पैलेट हो गया, तो वहाँ पे इसकी सूचना डीआईसी सेंटर पर ज़रूर होनी चाहिए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो डिलीवरी पॉइंट है, डिलीवरी पॉइंट पर जो डॉक्टर्स हैं, जो स्टाफ नर्स है या एएनएम हैं, वो ज़रूर विजिट करेंगे। आप सप्ताह में अपने सेंटर पर एक बार ज़रूर डिलीवरी रूम में विजिट कर लें और वहाँ देख लें कि कोई ऐसा बच्चा, और उन्हें उन लोग को बर्थ डिफेक्ट के बारे में, जितने भी स्टाफ नर्स हैं, जो भी एएनएम हैं, उनको बर्थ डिफेक्ट के बारे में पूरी जानकारी दे दें कि इस प्रकार से अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको किस प्रकार से आपको रिपोर्ट करनी है और हमें अवगत कराना है। पोर्टल से संबंधित कार्य टीम के पैरामेडिकल करेंगे और इसके टीम इंचार्ज इसको मॉनिटर करते रहेंगे कि जो हमारे पोर्टल का कार्य है वो कहाँ तक पूर्ण हो चुका है, और अगर उसमें कोई अभी पेंडेंसी है या कभी अपूर्ण है तो क्यों अपूर्ण है इसकी जानकारी करते रहेंगे, क्योंकि कप्तान की ही संपूर्ण जिम्मेदारी हो जाती है। और कहीं पर भी सीएमओ साहब बुलाएंगे या डीएम साहब या कहीं भी समीक्षा होगी, टीम इंचार्ज की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें होगी, क्योंकि उसको कार्य करने के साथ साथ ही पूरे टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम इंचार्ज के ही ऊपर रहती है। तो अब हम आगे ये सब प्रक्रिया होने के बाद जब ये रिपोर्टिंग का कार्य रहेगा तो सारे लोग, जैसा विजिट के दौरान जो टीम के चिकित्सक हैं उन्होंने ये रिटन रजिस्टर में एंट्री कराया था, कितने बच्चे का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ है, कितने बीमार मिले हैं, कितने का ऑन रिपोर्ट हुआ है, कितने का प्राइमरी रिफर्ड, कितने का सेकेंडरी और टर्सरी रिफर हुआ है, ये चीज़ें हैं। इसकी काउंट आपके पैरामेडिक्स और नर्सिंग स्टाफ इसको पूरा काउंट करेंगे और काउंट करने के बाद इसका जो रिव्यू टीम इंचार्ज इसको ज़रूर करें। ऐसा ना हो कि पैरामेडिकल रिपोर्ट बना दें, वही रिपोर्ट चला जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आगे आ रही है उसमें ये है कि जो आपका पोर्टल का वर्क है और जो आपका ऑफलाइन रिकॉर्ड है, दोनों रिकॉर्ड सेम होने चाहिए। ऐसा ना हो कि पोर्टल पर आप दूसरा कुछ एंट्री कर रहे हैं, ऑफलाइन रिकॉर्ड आपका दूसरा हो। आप
जो भी कार्य कर रहे हैं, जो आपके रजिस्टर में है पैरामेडिकल, वही एंट्री पोर्टल पर करेंगे और प्रयास करेंगे कि 2 दिन से ज़्यादा पोर्टल पर पेंडिंग न रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।